नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में हम आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम में से कई लोग जिंदगी में एक बार तो करियर से ब्रेक लेने की सोचते हैं और ये कई कारणों से हो सकता है। पढ़ाई करने के लिए, कोई नया स्किल सीखने के लिए, अपना पैशन फॉलो करने के लिए, परिवार की देखभाल के लिए या फिर काम से जुड़े स्ट्रेस से तंग आकर। वैसे वजह चाहे जो भी हो, अगर एक अदद ब्रेक लेना चाहते हैं तो अभी से इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कैसे करनी है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है आज ऑप्टिमा मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। शायद इस टॉपिक के जरिए हम बहुत लोगों के दुखती, कहते हैं ना, नस पर हाथ रख देंगे, क्योंकि ऐसा है कई लोगों के साथ। कई लोग जो अपने पैशन को ही जो उनका पैशन है वही उनका अगर काम है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि यूजुअली लोग अपने आप को और बेहतर करने के लिए या कभी बोर्डम के चलते या कभी किसी वजह से एक करियर ब्रेक, मिड करियर ब्रेक जिसको हम कहते हैं, लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी मिड करियर ब्रेक आपके पैसों पर भी ब्रेक लगा सकता है अगर आप इसको अनप्लान्ड तरीके से करें। कोशिश करते हैं आपके मिड करियर ब्रेक में आपकी मदद करने की। पंकज जी, सबसे पहले मिड करियर ब्रेक यूजुअली आजकल के टाइम को देखते हुए, आजकल के माहौल को देखते हुए किन किन वजहों से लोग ले रहे हैं? स्वाति नमस्कार। जैसा शुरुआत में आपने भी कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आगे कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं या कुछ अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कई बार स्पेशली महिलाओं की जिंदगी में ऐसा होता है कि बच्चों की देखभाल करनी है या फिर परिवार में किसी की देखभाल, बूढ़े माता पिता या फिर सास ससुर, ये भी हो सकता है, उनकी देखरेख के लिए भी कई बार जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो कई बार कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ वजह हो सकती हैं, या फिर कई बार आगे तरक्की करने के लिए भी बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक लिया जाता है। तो इस तरह से यदि कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी इनकम वहां पर रुक सकती है। उसके लिए समय से प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, समय से प्लानिंग करना किसी भी करियर ब्रेक के लिए जरूरी है और आप इसको वन ऑफ द गोल्स भी बना सकते हैं। जैसे आप फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, वैसे ही आप एक मिड करियर ब्रेक को अपना लक्ष्य बनाकर उसके लिए निवेश भी कर सकते हैं, जिससे कि ना कामकाजी वाले दिनों के लिए आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। ये जो तमाम कारण हमने समझे हैं मिड करियर ब्रेक के, इसमें आपको लगता है पंकज जी कि महिलाओं को करियर ब्रेक ज्यादा लेना पड़ता है फॉर कुछ रीजंस जो कि पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगर आप देखेंगे डेटा तो ये बात साफ निकल कर आती है कि महिलाओं को कई बार टेम्परेरी और कई बार परमानेंटली अपना जॉब छोड़ना पड़ जाता है। जैसे कि मैटरनिटी के दौरान लंबी छुट्टियां लेनी पड़ सकती हैं या उसके बाद में हो सकता है कि वापस जॉब पर कई बार महिलाएं नहीं जा पाती या फिर लंबे समय तक नहीं जा पाती हैं, ऐसा देखा गया है। उसके अलावा कई बार ये भी समझा जाता है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, कि परिवार में यदि बुजुर्ग लोग की सेवा करनी है, उसके लिए जरूरत है, चाहे वो सास ससुर हो या माता पिता हो, तो उसके लिए यदि दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हस्बैंड अपना काम कंटिन्यू कर रहा है लेकिन वाइफ को अपना जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरह से कुछ विशेष तौर पर ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को अपने काम से ब्रेक लेना पड़े या फिर बच्चों की देखभाल के लिए। तो ये कई कारण होते हैं जहां पर स्पेशली ऐसा आपने कहा कि महिलाओं के लिए ये शायद ज्यादा कई बार मतलब देखा जाता है कि उनके लिए जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। अब चाहे वजह जो भी हो, जैसा हमने शुरुआत में बोला, अगर प्लान्ड तरीके से आप अपने नौकरी से ब्रेक लेना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग भी वैसी ही ठोस होनी चाहिए। अनप्लान्ड तरीके से भी कई बार माफ कीजिए, नौकरी में ब्रेक आता है, उसकी भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले मिड करियर ब्रेक जो कि प्लान्ड है, वो अगर कोई अभी सोच रहा है तो किन किन बातों को का ख्याल रखना है उन्हें, डिटेल में हम आगे जाएंगे। लेकिन पॉइंटेडली पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल स्वाति, यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर आप प्लान तरीके से कर रहे हैं, ले ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर प्लान आप मिड टर्म करियर ब्रेक की बात कर रहे हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि कितने समय के बाद ऐसी नौबत आएगी जहां पर आपको ब्रेक लेना होगा।
और उस वक्त पर आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपने कोई लोन लिए हुए हैं तो क्या आप उसे पहले चुका सकते हैं, वो प्लानिंग पूरी कर लीजिए। आपके पास में उस वक्त पैसों का बंदोबस्त हो, यानी कि लमसम राशि अवेलेबल हो, साथ ही पैसिव इनकम कुछ ऐसा सोर्स हो कि आपके पास पैसा आ सके। तो ये जरूरी है कि समय रहते हुए आप ये डिसाइड कर ले कितना समय, कितने पैसे की जरूरत होगी और कितने समय के बाद आप वापस अपने काम पर आ सकेंगे। बिल्कुल, तो ये कुछ मिड करियर ब्रेक की प्लानिंग है जिसके बारे में आपको सोचना समझना ज़रूरी है। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि आपके क्या कौन से कर्जे चल रहे हैं, आपकी मंथली बजट कितना है, इमरजेंसी फंड आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। उसके अलावा आपको एक पैसिव आय का भी नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है। इस पर एक एक करके हम आपसे चर्चा करने वाले हैं पंकज जी अब। और डेफिनेटली कभी तो ब्रेक के बाद की वापसी भी तो होती है, तो कम बैक करने का प्लान आपका क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक एक करके करते हैं, इंपॉर्टेंट तो हर एक पॉइंट है पंकज जी। जब हम करियर ब्रेक से पहले बजट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम जब शायद ब्रेक पर होंगे तो हमारे महीने के खर्चे कैसे चलेंगे। या तो ये एक फैमिली हो सकती है जिसमें जो दोनों ही कपल हैं वो वर्किंग है, तो एक ने करियर ब्रेक लिया तो एक पर जो दूसरा जो कपल है, हस्बैंड या वाइफ होगा, उस पर भी तो जिम्मेदारी आएगी, वो भी एक्स्ट्रा। तो उसको कैसे निभाना है, उसको कैसे पूरा करना है। और अगर सिंगल इनकम कपल है, अगर वो इतने डेयरिंग है कि हाँ मिड करियर ब्रेक ले सकते हैं, दैट मीन्स उनको और भी ज्यादा तैयारी के साथ ब्रेक लेने की जरूरत है और भी ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जो बजट महीने का है या जो खर्चे होंगे महीने के, उसको पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग की जरूरत है। स्वाति देखिए, यदि दोनों व्यक्ति अर्निंग हो या फिर एक व्यक्ति अर्निंग पर्सन हो घर में, किसी भी स्थिति में जो घर के खर्चे हैं उसमें तो पैसा खर्च होता ही है। अब यदि दो इनकम है और आपके महीने के खर्च से कहीं ज्यादा इनकम अर्न हो रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टेबल सरप्लस ज्यादा है। और यदि इनकम कम है तो हो सकता है कि इन्वेस्टेबल सरप्लस यहां पर कम होगा। पर दोनों ही स्थिति में एक बात तय है कि आपका जो पैसा आता है उसमें से कुछ आपका खर्च होता है और बाकी जो बचता है उसे आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर यदि एक इनकम रुक जाती है, यदि दो अर्निंग पर्सन हैं और एक की इनकम रुक जाती है, या फिर एक ही पर्सन की अर्निंग थी और वो भी रुक जाती है, तो दोनों स्थिति में एक बात तो तय है कि जो टोटल आय हो रही थी फैमिली की वो कम हो जाएगी। अब ऐसे में सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें देखना होगा कि कितना उन्हें कम किया जा सकता है, तो वो हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ईएमआई तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं प्लानिंग की, कि आपको अगर ये मालूम चल रहा है कि कुछ सालों के बाद ब्रेक लेने वाले हैं और वहां पर इनकम कम होने वाली है, तो उस हिसाब से ही अपना जो बजट है उसको तैयार कर लें कि उस वक्त पर जितना पैसा आएगा, इनकम जो कम होगी उसमें कैसे खर्च चलाना है। और साथ ही जो इन्वेस्टमेंट अभी आप कर पा रहे हैं, यदि वो कम होगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा। तो आपके डेफिनेटली जो गोल्स हैं, जिन गोल्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पर भी अपने गोल्स को आपको रिवाइज करना होगा। ये यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभी समझ रहे हैं कि इतना पैसा इन्वेस्ट करके आप कौन सी अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे, और यदि आप ये जान सकते हैं कि 4 साल 5 साल के बाद में इनकम कम होने वाली है, तो डेफिनेटली जो आप सोच के चल रहे थे उतना पैसा तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने गोल्स की जो प्लानिंग है उसको रिवाइज करना होगा। बिल्कुल पंकज जी, कई बार कई लोग अपने करियर में ब्रेक इसलिए भी नहीं ले पाते हैं, या सबैटिकल, जैसे कोई पढ़ाई करनी है, अपस्किल करनी है, कोई नया स्किल सीखना है, इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि कोई कर्ज चल रहा है। और आजकल तो लगभग हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई कर्ज है ही है। और दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि अगर ब्रेक ले लिया और तब आय का कोई सोर्स नहीं रहा तो ईएमआई कैसे पे करेंगे। तो जो लोन मैनेजमेंट है करियर ब्रेक से पहले, उसको कैसे मैनेज ठीक ढंग से किया जाए जिससे कि करियर ब्रेक के दौरान कर्ज की टेंशन ना रहे। स्वाति, पहली बात तो यह है कि कर्ज लेते समय कई बार देखा गया है कि जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, अक्सर लोग उतना लोन ले लेते हैं। पर होना ये चाहिए कि आपके पास बफर होना चाहिए कि अगर किसी वजह से आपकी इनकम कम भी हो जाती है, हमने तो यहाँ पर यह भी देखा है, हालांकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेक की, बट जॉब में रहते हुए भी कई बार सैलरी रिड्यूस हो जाती है।
तो ऐसी स्थिति में हमेशा लोन आपको ऐसा लेना चाहिए कि आपके पास मार्जिन काफी हो, लेकिन फिर भी यदि आपने पूरा लोन लिया हुआ है तो ध्यान रखें कि आप इसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। यदि हम ऐसा समझें कि आपको लोन की जरूरत है, अपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, उसे कम करना है, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसे सिक्योर्ड लोन लेकर पूरा कर सकते हैं ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, जिससे आपकी ईएमआई का जो बर्डन है वो कम हो जाए। तो जो सिक्योर्ड लोन होता है, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, लोन अगेंस्ट शेयर्स और सिक्योरिटीज हो, या आपके पीपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आपको लोन लेना हो, इस तरह से आप लोन लेकर जो आपके महंगे कर्ज है उन्हें कम कर सकते हैं। दूसरी बात, होम लोन, क्योंकि अक्सर होम लोन ऑलमोस्ट सभी ने लिया होता है और उसकी ईएमआई भी काफी बड़ी होती है, लंबे समय का लोन होता है। उसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल होती है। तो यदि आपने मान लीजिए 20 साल का लोन लिया था और आप वो 10 साल का बचा है, 15 साल का बचा है, तो आप बैंक से इसे रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, उसकी अवधि को बढ़वा सकते हैं। तो अगर अवधि बढ़ाएंगे तो आपकी ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, ताकि आपकी ईएमआई बाउंस ना हो बल्कि कम होगी, तो आप आसानी से उसे पे करते रहेंगे रेगुलरली, तब तक जब तक कि आपकी इनकम दोबारा से सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाती है। ओके, तो ये तो रहा लोन मैनेजमेंट। अब इम्पॉर्टेंट दो एस्पेक्ट्स है, एक तो इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी। पहले इंश्योरेंस पर आते हैं, क्योंकि हर कोई कम से कम एक लाइफ इंश्योरेंस तो लेता ही लेता है, और हेल्थ इंश्योरेंस अब सबके पास होने लगा है। स्पेशली जब आपने सोच लिया है कि आपको एक मिड करियर ब्रेक लेना है, तो आपको अपने इंश्योरेंस की जो ज़रूरतें हैं उसको भी चालू रखना पड़ेगा, अपने प्रीमियम्स पे करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। तो इंश्योरेंस मैनेजमेंट इस दौरान कैसा रहे, जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपका जो इनफ्लो है, कैश फ्लो है, थोड़ा सा रुक भी सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस की प्लानिंग में प्रायोरिटी कहाँ पर रखी जाए? जी, पहले मैं इससे पहले ये बात कहूंगा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो ब्रेक लेने से पहले लाइफ इंश्योरेंस जरूर बाय कर लें, क्योंकि बड़ा अगर सम एश्योर्ड हो, और स्पेशली यदि टर्म इंश्योरेंस की बात की जाए तो जब आपकी इनकम होती है तभी आपको हाई सम एश्योर्ड और टर्म इंश्योरेंस कवर मिल पाता है, तो पहले ही ले लें, अदरवाइज बाद में इंश्योरेंस कवर मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, पॉलिसी ले ली है, लेकिन जैसा स्वाति आप पूछ रही है कि उस केस में मैनेज कैसे होगा, तो आप एक बात तय कर लें कि आपको जितने साल के लिए ये ब्रेक पर जाना है, उतने साल की ईएमआई आपकी ना रुके, उतना पैसा आपके पास पहले से ही इमरजेंसी फंड के रूप में कहिए, या फिर किसी भी तरह से आप एक अलग से किटी बना लीजिए कि उस वक्त पर आपकी जो भी आपका जो प्रीमियम होगा वो चलता रहे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की बात हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो। क्योंकि अगर ये प्रीमियम नहीं जाएगा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, और पॉलिसी लैप्स हो गई और उस वक्त पर जिस वक्त आपको ज्यादा जरूरत है कि पैसा आ नहीं रहा है, और यदि उस वक्त पर खर्च आ जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और कवर ना हो, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्रीमियम का बंदोबस्त पहले से कर लें, उतना पैसा पहले से ही आप फिक्स डिपॉजिट करके या फिर म्यूचुअल फंड्स में जहां भी आपको उसे पार्क करना हो उसे पार्क कर दें, ताकि आपका जो प्रीमियम है वो ना रुके। बिल्कुल, एक तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो आपके किसी भी लाइफ के किसी भी स्पैन में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक सुरक्षा कवच है, चाहे आप मिड करियर ब्रेक पे ही क्यों ना हो। और दूसरा है इमरजेंसी। इमरजेंसी का पैसा बनाया इसलिए जाता है जिससे कि आपको इमरजेंसी में काम आ सके, और मिड करियर ब्रेक ऐसी स्थिति है जिसमें आप ये इमरजेंसी का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पंकज जी, क्या ये सही है? और इमरजेंसी की तैयारी मिड करियर ब्रेक के 2 साल पहले या 3 साल पहले, या किसी ने अगर 5 साल के बाद भी सोचा है ब्रेक लेने का, तो कहाँ रखा जाए इमरजेंसी का पैसा, कैसे प्लानिंग की जाए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो इमरजेंसी ऐसी है जिसका आपको पता है कि रेगुलरली पैसा कभी भी लग सकता है, मतलब नॉर्मल केस में भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं, और जैसा भी हम बात करते हैं कि प्रीमियम पे करना है या कोई भी बीच में ऐसे खर्च आते हैं, तो उसके लिए तो आप जो शॉर्ट टर्म एफडी है उसमें थोड़ा पैसा पार्क कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारे पास में शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड, इस तरह की चॉइसेस होती हैं जहां पर रिस्क ना के बराबर है और लिक्विडिटी काफी हाई होती है, तो इस तरह के फंड्स में आप पैसा पार्क करें। तो यहां पर जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, या फिर निपॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, साथ ही एक्सिस मनी मार्केट फंड, इस तरह के फंड्स में आप पैसा पार्क कर दें।
रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपका पैसा काफी हद तक सुरक्षित होगा और यहां पर लिक्विडिटी बहुत हाई होगी। दूसरा पहलू यह है कि क्योंकि आपको 4-5 साल के बाद में अगले 4-5 साल के लिए छुट्टी पर जाना है, यानी कि एक ब्रेक लेना है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन वहां पर रिटर्न्स भी आपको देखने होंगे, क्योंकि उस पैसे की जरूरत आपको इमीडिएटली नहीं लगने वाली है। तो उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप प्योरली इक्विटी में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन हाइब्रिड फंड्स में आपको पैसा पार्क करना चाहिए। थोड़ा पैसा आपको एफडीज में भी रखना चाहिए, और एफडी में यहां पर बैंक एफडी के मुकाबले आप थोड़े कॉर्पोरेट एफडी को कंसिडर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एफडी में थोड़े से रिटर्न्स आपको बेहतर मिल जाते हैं, हालांकि बैंक एफडी के मुकाबले थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है। हालांकि वहां पर भी अगर आप जैसे एचडीएफसी लिमिटेड की एफडी है, तो मेरे हिसाब से वो इतनी ही सुरक्षित है जितने कि एचडीएफसी बैंक। सिर्फ यह है कि वहां पर जो इंश्योरेंस कवर होता है वो नहीं होता है, जो डिपॉजिट गारंटी कॉर्पोरेशन से आपका इंश्योरेंस कवर होता है वो नहीं होता है, पर अदरवाइज काफी सेफ मानी जा सकती है। अब उसके बाद म्यूचुअल फंड की बात करें तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड है, साथ ही कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड है। इस तरह के हाइब्रिड फंड्स में पैसा पार्क किया जा सकता है। ओके, तो पहले निवेश फिर ब्रेक, ये आप लाइफ का फंडा रखिए। कुछ पैसा कॉर्पोरेट एफडी में, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के हाइब्रिड स्कीम्स पे पैसा डाल सकते हैं। उनके पसंदीदा फंड्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप करियर ब्रेक से पहले निवेश करके 3 से 5 साल के लिए एक अच्छा रकम अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि ये भी एक गोल ही है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं अगले कुछ सालों में, तो वो आप अपनी फाइनेंशियल लिस्ट में जरूर शामिल करें। करियर ब्रेक पर कर रहे हैं चर्चा, कैसे करें इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ है। पंकज जी, हमने कुछ समय पहले आपसे चर्चा की कि जो आप प्लान्ड तरीके से करियर ब्रेक लेते हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन हर करियर ब्रेक प्लान्ड नहीं होता है। हाल फिलहाल में हमने कई ले ऑफ्स भी देखे हैं, कई लोगों की नौकरी छूटी है। तो जब नौकरी चली जाती है तो ऑफकोर्स मुश्किलें बढ़ती है, फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर तो होती ही है परेशानी, पर मुश्किलें किस तरीके की? पहले अगर किसी की नौकरी अगर चली गई तो उस व्यक्ति के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कुछ समय के बाद उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका ये प्रोविजन होना चाहिए कि कभी जॉब लॉस हो जाए। अब तो हम खैर पिछले 3 सालों की बात करूंगा कि जब कोरोना की स्थिति में काफी लोगों ने जॉब अपना लूज किया, और उसके बाद में फिर ये हाल ही में हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह की खबरें बहुत आ रही हैं जहां पर ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो ऐसे में हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में इस बात का एक प्रोविजन होना चाहिए इस चीज के लिए कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर कैसे काम चले। और स्वाति, आप जैसे भी पहले हम बात कर रहे थे कि कई बार लोग चाहते हैं कि वो जॉब बीच में ब्रेक लेके दुनिया घूमने जाएं, अपने शौक पूरे करें, लेकिन क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है कि वो इस चीज को पूरा कर सके, और इसके लिए अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हो नहीं कर पाते। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने उठाया कि अगर प्लानिंग की नहीं थी और सोचा भी नहीं था कभी ऐसा होगा, लेकिन ले ऑफ हो गया, जॉब चला गया, उस केस में क्या करें? अब यहां पर पहली बात तो यही है कि अपनी जो जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। तो ईएमआई हो या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए तो प्रोविजन करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपकी इनकम है, खर्चों को कम कीजिए, बजट बनाइए और देखिए कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें थोड़ा सा कम किया जा सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात, क्योंकि ईएमआई चल रही है तो आप बंद तो नहीं कर सकते, और अगर आप रिपे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो अगर जो महंगे कर्ज हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसको कम किया जाए, तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग हो या पर्सनल लोन हो, उसे सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट किया जाए। तो जहां से भी आपको अपने जो असेट्स हैं उसके ऊपर यदि लोन मिल सकता है तो वो लोन लेना चाहिए, वो एक अच्छा विकल्प है। दूसरी बात, कई बार लोग करते भी हैं, लेकिन आपका जो घर होता है, जिस वक्त घर लेते हैं उस वक्त उसका आपको मान लीजिए 85% 90% का लोन आपने लिया हुआ है, लेकिन समय के साथ घर की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वहां पर आपको थोड़ा लोन मिलना और पॉसिबल हो सकता है। तो उस चीज को आप देखें क्या
लेकिन वो भी अगर जॉब चला गया है तब तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, घर में 2 लोग अगर अर्निंग हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है वो उस घर के ऊपर लोन ले सकता है जिसकी इनकम है। तो इस तरह से आप लोन को रिस्ट्रक्चर करें, इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें, लेकिन इस तरह से अपना जो आपका ये बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट करके और दूसरा लोन की अवधि बढ़ाकर ईएमआई को कम करें। और एक बात और ध्यान रहे, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ में से हस्बैंड के अकाउंट से ईएमआई जा रही है और उदाहरण के तौर पर हस्बैंड का जॉब चला गया है, तो अब क्योंकि बैंक तो हस्बैंड के अकाउंट में ही डेबिट करेगा, तो ऐसे में होना ही चाहिए कि वाइफ के अकाउंट से समय पर पैसा ट्रांसफर हो जाए हस्बैंड के अकाउंट में या वाइस वर्सा जो भी केस हो, ताकि ईएमआई बाउंस ना हो। तो अकाउंट की फंडिंग करना ये बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही यदि कोई ऐसा प्रोविजन हो सके कि एक पैसिव इनकम जनरेट हो सके उस टाइम के लिए, मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था जो क्यूमुलेटिव ऑप्शन था कि आपको कुछ सालों के बाद पैसा मिलता, लेकिन अब वहां से उसे बदलकर आप इस तरह कर सकते हैं कि आपको रेगुलर वहां से पीरियोडिकल इनकम मिलती रहे, तो उससे भी काफी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से आप कुछ चीजें करें, अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी प्लान है उसमें बदलाव करें, ताकि कुछ समय के लिए आपके पास रेगुलर इनकम आती रहे। क्योंकि हम बात करें ले ऑफ की, तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद जॉब मिल ही जाएगा या अपना कुछ काम करेंगे ही, तो टेम्परेरी आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें। और ऐसा ना हो कि आपके मतलब ईएमआई बाउंस हो रहे हैं या फिर नहीं जा पा रहे, तो जिसकी वजह से आपका और बर्डन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है कि कैसे आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, अपने ईएमआई पर डिफॉल्ट ना करें। फिर जरूरत पड़े तो आपके पास लोन लेने का विकल्प है, वो भी सिक्योर्ड लोन लेने का विकल्प है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो आपका अगला जो स्टेप होना चाहिए वो है नौकरी ढूंढना, या फिर जहां पर भी कोई पैसिव इनकम जनरेट करने का जो आपके पास साधन है वो आप कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। बहुत ही इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप अपने विचार रखे आज आपने। थैंक यू सो मच। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना।